हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल बुद्धा ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग बीपीएससी 4.0 का तैयारी लगभग जोरों शोरों से कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आईएनएम सीरीज को ख़त्म कर दिया है और हम लोग आगे का सीरीज में बढ़ते हुए आज से हम लोग का जो है साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साइंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को देखेंगे। ठीक है, जिससे ही फिजिक्स खत्म हो जाएगा फिर हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी को देखेंगे। मतलब एक एक वाइज सीरीज वाइज हम लोग जो है पूरा टॉपिक खत्म करने का प्रयास करेंगे। और आईएनएम सीरीज में हम लोग जितना पढ़े हैं, जितना वीडियो हम लोग, उससे बाहर बहुत कम उम्मीद है उससे बाहर जाने का। 90-95% तैयारी आप लोग का आईएनएम से उसी बुक से हो जाएगा, जितना हम वीडियो कराएं। तो आप लोग जो भी नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ डाल दिए हैं वीडियो, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को हम लोग जो है सीरीज बाय सीरीज जो है करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। उसके बाद जैसे ही साइंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने देखा टीआरई 3.0 में जो रद्द हो गया था उसमें काफ़ी क्वेश्चन पॉलिटी से भी था। तो हम लोग उसका भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके जाएंगे, ताकि हम लोग रिस्क ना ले सके। उसके बाद प्रीवियस ईयर कराएंगे, साथ ही साथ हम बीच बीच में प्रीवियस ईयर का भी वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रही बात मैथ रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग भी हम आगे कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़िए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अपना, ताकि अपना जो है तैयारी इधर उधर भटकने से अच्छा है जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उसको कीजिए और अपना तैयारी को अच्छा कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट से किस प्रकार क्वेश्चन आता है, आज उसके बारे में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट में हम देखते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। आपसे पूछेगा मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो आपको याद है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। जिसमें से क्या क्या है, लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब पूछेगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो मात्रक में पूछ सकता है ज्योति तीव्रता तो केंडला। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। और जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ सकता है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। एक पारसेक में 3.26262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इतना होता है 9.46 10⁻12 किलोमीटर, और इसी के बराबर जो है इतना प्रकाश वर्ष। ठीक है, तब जाके एक पारसेक बनेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने का जो मात्रक क्या है, तो हम लोग बार के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट क्या होता है, आप लोग को पता होगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम में ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता, ये 1 से 5 हो गया, 1 से 5 के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और भी जैसे 6 to 8 9 10 11 12 जिसमें साइंस जिसमें जिसमें पूछा जाता है ना, आप लोग देखिएगा जैसे टीचिंग लाइन में साइंस ज्यादा हाई लेवल में नहीं पूछा जाता, आप लोग से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग जो है उसी में आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे शक्ति का मात्रक पूछ लिया तो वाट दे दिया, जूल दे दिया, अगर आप पढ़े हैं तो आप जवाब दे देंगे, जो पढ़ा नहीं है उन लोग के लिए थोड़ा टेंशन होगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा कोई न्यूमेरिकल वगैरह कोई बड़ा चीज नहीं पूछता है इसमें, बस छोटा छोटा चीज में ही आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, इसीलिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है, इसमें हम एक छोटा से छोटा चीज को लेते हुए कवर करते हुए जाएंगे आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। एमकेएस प्रणाली में जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब देखते हैं मूल भौतिक राशियां, उसका मात्रक और जो है प्रतीक। तो लंबाई, लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो है मात्रक किलोग्राम है और इसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। समय, समय का सेकंड है, इसको एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ताप का जो है केल्विन होता है, हम लोग के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा जो है मोल, इसको मोल से, और ज्योति तीव्रता का जो हम लोग पढ़े केंडला, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे है 1 किग्रा
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के। ठीक है। अब 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। आगे में है पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। पास्कल जो है दाब का है। उसके बाद है बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसका मापने का मात्रक क्या है? तो डॉप्सन है। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस चंद्रमा जो है एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तो एंगस्ट्रम में किसको मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य को। ठीक है, आप लोग से अगर फिर से पूछ लिया जाए तो आप लोग को याद रखना है कि एंगस्ट्रम अपने जो किसको मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य को। और एक अश्व शक्ति कितने वाट में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। तो चालक की जो है विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। ठीक है। अब देखिए रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक जो है रेडियन और स्टेरेडियन जो है पूरक मात्रक है। ठीक है, और जो है आगे देखते हैं। अब देखिए क्यूसेक। क्यूसेक जो है, क्यूसेक में किसे मापा जाता है? तो क्यूसेक में आप लोग को पता है मापा जाता है जल का बहाव को। ठीक है। अब यहाँ देखिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर यानी दूध में कितना वसा है उसको जानने के लिए हम लोग ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। ठीक है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का। अब देखिए एक तरफ अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, इसके मात्रक है। तो देखिए अदिश में आ गया दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। और सदिश में आ गया बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने का ट्रिक है, इसमें देखिएगा अधिकतर में ब और वो है। ब से बल है सदिश में, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, इसमें भी देखिए वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, तीव्रता सब में वो। आपको ऑप्शनल में जैसे याद रखना है विद्युत धारा। विद्युत धारा इसमें भी वो है लेकिन ये अदिश है, और एक है द्रव्यमान, इसमें भी वो है जो अदिश है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। देखिए जैसे इसका बल और दूरी का जो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर इतना होता है, आप लोग देख सकते हैं। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। ठीक है। और जो है एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹मीटर। एक टेरोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर। एक फेदम में 6 फीट होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब भौतिक राशियां जो है सूत्र सहित, लेकिन इसमें जो है सूत्र उतना नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग को नॉर्मल चीज याद रखना है, जैसे क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन में तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गुना किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है हम बता देते हैं। देखिए ये सब एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन, ये सब इंपॉर्टेंट है। रेलवे में जो बड़ा बड़ा एग्जाम होता है उसमें जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जिसमें उस सब में ये सब सूत्र है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफ। इंसीफेलोग्राफ। संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का उपयोग है गैसों का दाब मापने के लिए। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई। सोने की शुद्धता मापने के लिए
केरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे जो है ये वाला टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आना ही आना है, क्योंकि इसमें जो हर बार देखिएगा आप कुछ ना कुछ मापन यंत्र पूछा ही गया है, इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से फिक्स आना ही आना, और यही एक पेज से ही आएगा आपको। यही 5-10 मिनट का वीडियो होगा, इसी से ही आपका ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अल्टीमीटर है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए, अमीटर है विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए, ऑडियो, ऑडियो मतलब आपको ध्वनि, ध्वनि ऑडियो हम लोग गाना सुनते हैं, ध्वनि याद रखिएगा। एयरोमीटर, एयर में हवा होता है, वायु और गैस का भार। एनीमोमीटर, वायु की गति और शक्ति मापने के लिए। एनीमो मतलब होता है ऊपर में एंटीना, मतलब हवा कितनी गति से चल रहा है। एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर मतलब गतिमान, मतलब एक्सेलेटर लेते हैं ना, तो वही वाहनों की गति में बदली। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर, ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। ठीक है, इधर देखते हैं जैसे रेन गेज है, रेन गेज या यूडोमीटर, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ठीक है, पारदर्शक माध्यम का पतनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। देखिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है इधर जो बताएं ये सभी सब इंपॉर्टेंट है। और ये रेन गेज है आपको, जैसे ये वाला है सेक्सटेंट, ऊंचाई को मापने में काम आने वाला, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई, जैसे ग्रह हो गया, बड़ा बड़ा उल्कावती का जो है बहुत दूरी में ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है स्फेग्मोमेनोमीटर, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए। उसके बाद जो है इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे PRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया था गैल्वेनो, यहाँ से देखिए ये वाला गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता होता है इसमें, और अमीटर होता है विद्युत धारा की मात्रा। देखिए फेदोमीटर, फेदो मतलब होता है समुद्र की गहराई या नदी की गहराई। ठीक है, डेसेंटीमीटर, पदार्थ का घनत्व। फेदो मतलब फैल जाओ किसी को, कूद दो, मतलब गहराई वाला चीज है ना, तो वही होता है। गायरोस्कोप, घूर्णन गति करती वस्तु का कोणीय संवेग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोमीटर, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, देखिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये है लक्सोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए। हाइग्रोमीटर भी देख सकते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता है। ठीक है, अब देखिए इधर जिस तरह है ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये इंपॉर्टेंट है। ओंडोमीटर, ठीक है, ओंडोमीटर चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ठीक है, देखिए जैसे इसी में है रडार, दूर स्थित वस्तु की अवस्था का पता लगाता है। रेडियोमीटर, विकिरण मापा का, ये उतना इंपॉर्टेंट। सिस्मोग्राफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा भी गया था। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप तरंग की तीव्रता मापने के लिए। स्पीडोमीटर, वही वाहन की गति, स्पीड कर, जिससे हम लोग स्पीड क्या करते हैं, वाहन जब गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड करते हैं, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। पाइर हिलियोमीटर, सौर विकिरण का मापन। ठीक है, उसके बाद इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एक बार करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है यांत्रिकी, मैकेनिज्म। अब इससे कितना जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, तो अधिकतम जो है 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे प्रभावित होता है, तो जड़त्व को प्रभावित करता है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आप लोग को पता होगा बर्फ जो है फिसलन होता है तो उसमें घर्षण कम लगता है, सड़क में घर्षण ज्यादा लगता है। अब देखिए इधर है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात के प्राप्त मान क्या कहलाते हैं, द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र A बराबर V माइनस U बटे T। ठीक है, जहाँ A त्वरण है, V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग, T समय अंतराल है। तेल संतृप्त भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है,
तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार होगा। चलिए इधर देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण की उपस्थिति के कारण हम लोग ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए प्रक्षालन प्रक्षालन मशीन जो है का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन क्यों होता है? देखिए इस बताए थे, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। और जो है अब देखते हैं न्यूटन की गति के नियम और उसका उदाहरण। तो देखिए ये वाला से एक क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि हर बार देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम में। चलिए इसको अच्छा से याद करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रथम नियम में यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। यानी जो वस्तु अगर बैठे हैं तो वह बैठले रहना चाहेगा, जब तक उसको कोई बाहर उधर से आके कोई उठाएगा नहीं, धकेलेगा नहीं, तब तक वह क्या करेगा? बैठले रहना चाहेगा। या हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम गाड़ी चलाते रहना चाहेंगे जब तक हम ब्रेक न लगाएं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हम जो अवस्था में है हम वही अवस्था में जो है रहने का प्रयास करेंगे जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, यानी जब हम गाड़ी चल रहा है तो आगे हम लोग झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक मारता है, तब हम लोग आगे झुक जाते हैं। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिर जाता है, कपड़े को डंडे से पीट कर धूलकण का अलग होना, यानी कपड़ा में जो गंदा रहता है, धूलकण रहता है, जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक वह वहां से निकलता नहीं है या झाड़ेंगे नहीं। तो बाहरी बल हम लोग का लग रहा है उसमें, इसके कारण जो है वह उसका गति परिवर्तन हो रहा है। अब दूसरे नियम में क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जैसे गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। देखिए जब हम गेंद बहुत स्पीड से आता है तो जैसे हम मेरा हाथ उस तरह जो है अपना वातावरण में ढला नहीं था, तो जैसे ही गेंद आता है तो हाथ को पीछे करके जो बल जितना स्पीड से आ रहा है उसी के गति के अनुदिश अपना जो है हाथ को कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें चोट कम लगता है। क्योंकि इसका नियम यही कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी जो जितना स्पीड से वो आएगा उसका गति के बराबर अगर हम कर लेंगे तो जो है हमको चोट नहीं लगेगा। अगर हम डायरेक्ट लोग जो है कैच करके हम उससे ही रखेंगे तो हमको चोट लग जाएगा। ठीक है, यही कहता है तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इस गति को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहता है। जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने का नाव आगे बढ़ा। देखिए इसमें कहता है क्या, जो जितना स्पीड से हम बंदूक जो है चलाते हैं, ठीक है, बंदूक निकलता है उतने स्पीड से जो है वो पीछे की तरफ भी धक्का देता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अगर हम एक छाप मारेंगे, किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो उतने जोर से हमको भी चोट लगेगा। वही है, जैसे बंदूक चलाते हैं तो जैसे गोली निकलता है वहां से, तो जो मेरा बंदूक वो एक अचानक पीछे की ओर आ जाता है उतने झटका से। जैसे आप लोग देखेंगे रॉकेट, जब रॉकेट उड़ता है पिछवाड़ा में देखते हैं उसका पीछे साइड से इतना जो है आग फेंकता है, धुआं एकदम उतने स्पीड से उस जगह आग होती होता है। तो वही है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को हम लोग ना बनती सृजन कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह जो है एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह इसको हम लोग से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सरल अर्वत गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो कमानी तुला जो है हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है? वायु के घर्षण के कारण, यानी जो भी कुछ जो अंतरिक्ष से गिरता है तो वायु का जो घर्षण के कारण वह जल जल जाता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रह पिंडों की परिक्रमण गति। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है, तो प्रभावी बल क्या है? अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, दूध के मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, दूध जो हम लोग क्रीम निकालते हैं, क्रीम का दूध से पृथक हो जाना वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, वायु की वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ, यानी विंड आउटबर्स्ट। ठीक है, विंड आउटबर्स्ट कहते हैं। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, अभी हम पढ़े थे रॉकेट किसमें, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ देखिए इधर है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा, 4 गुना। यानी जब हम एक कार को गति जैसे 10 का स्पीड से चला रहे हैं, 20 का स्पीड से अगर हम कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हमको 40 का स्पीड से जो है उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी उसका 4 गुना, ठीक है, तब जाके मेरा अथी रुकेगा। उसके बाद है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या क्या है, कैंची है, हैंडपंप है, साधारण तुला है, प्लास है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ठीक है। पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है, ठीक है, बल आघूर्ण के उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अब क्या है गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से भी गतिमान होगा। बोलता है अगर हम कोई वस्तु को छोड़ देंगे अंतरिक्ष से, सेब को ही छोड़ देंगे तो सेब का गति जो है धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहां जो है गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग खड़ा नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक यहाँ है जैसे, एक सेकेंड, एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है गति करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जो है अपकेंद्रीय बल के कारण गति करता है। तो देखिए चंद्रमा की जो है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग से पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, ठीक है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से, ठीक है। अब कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। अगर वह झूला में बैठी है और अचानक जो खड़े हो जाएगी तो आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद लोलक लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी पेंडुलम लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र से चलने लगती है, ठीक है। अब आगे देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मी में क्या हो जाता है, धीमी हो जाता है और शीतकाल में तीव्र हो जाता है। उसको हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। उसके बाद पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, तो पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की जो है दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आइजैक न्यूटन ने किया था। चलिए अब इधर देखते हैं। जैसे लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, वर्तमान का 1/4 तथा सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर दूरी दोगुनी होता है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वर्तमान का 1/4 भाग होता है। उसके बाद है लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, तो लोलक की जो लंबाई रहेगा उसी पर जो है पेंडुलम जो है उसका निर्भर करेगा, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान
अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। पूछेगा आपसे जी मतलब मतलब वही आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे अधिक होता है, लेकिन चंद्रमा पर जैसे यहाँ मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण में 60 है तो वहाँ 1/10 होगा। ठीक है, पीसा के पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा यदि किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान मेरा बढ़ता है। चक्रीय चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अब केंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले गिरेगा? बोलता है दो पत्थर एक साथ विभिन्न द्रव्यमान वाले, लेकिन दोनों ही पत्थर जो है एक साथ जमीन पर गिरेगा, क्योंकि आपको पता है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत से, तो दोनों जो है एक साथ गिरेगा जमीन पे। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह अपने वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा की निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार और भाटा आता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार जो है इसका जो आइजैक न्यूटन ने किया था। तो ठीक है, तो चलिए अभी हमने क्या क्या देखा। अभी हम लोग देखे, जैसे हम लोग देखे यहाँ मेजरमेंट, फिजिक्स में हम लोग पहला देखे यहाँ मेजरमेंट, उसके बाद हम लोग देखे यहाँ जो मापने वाला है, आप लोग मात्रक याद रखिएगा। उसके बाद मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस किए, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो हम लोग इतना से जो है आपको हम शेयर करते हैं आपसे। जिसने अच्छा से वीडियो देखा है उसको 1 से 2 नंबर यहाँ से या 3 नंबर भी आपको आने का यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इसमें छोटा-छोटा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, जैसे मूल भौतिक राशि के बारे में, सदिश के बारे में, गुरुत्वाकर्षण में वो जो फिक्स है ऊपर से दोनों वस्तुओं को छोड़ा जाता है कौन पहले गिरेगा, वो सब पूछा जाता है। मैकेनिज्म में पूछा जाता है। तो आप लोग को हर हर वीडियो से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, 100% जो है एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 2 से 3 टॉपिक जो है कवर करने का कोशिश करेंगे। हम लोग इसमें 2 से 3 टॉपिक जो है लेके चलेंगे साथ में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है टाइम ज़्यादा नहीं है। अब मार्च आ गया है तो अप्रैल और मई में तक में एग्जाम लेना जो है लगभग लगभग तय है, क्योंकि आगे इलेक्शन है। तो हम लोग जितना जल्दी होगा चीज़ों को जल्दी कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी विज्ञान में हम लोग का स्टार्ट हो गया है आज। अब फिर कल नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में। हो सकता है अगर हम लोग कुछ-कुछ जो है प्रीवियस सिस्टम जैसे हो गया पॉलिटी का, हो सकता है हम रिकॉर्ड करके कभी डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए उसको कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इधर-उधर भटकने से अच्छा है आप लोग एक जगह देखिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि व्यू देख के बहुत सारा भटक जाता है, किसका इतना व्यू है, इतना सब्सक्राइबर है। वही गलती नहीं करना है एग्जाम में। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से और अच्छा से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।